यही हो रहा है, नॉर्वे में भी हो रहा है, कनाडा में भी यही हो रहा है। वहां के लोग लेकिन उनको आजादी पसंद लोग थे, पहले दिन सड़कों पर खड़े थे कि शरीर के धक्केदार लड़ते होंगे। सड़कों पर इतने बड़े बड़े आंदोलन होते, उनकी खबरों को छुपाया गया हमसे। अगर हमारे को पता होता तो हम भी पहले खड़े हो चुके होते। लेकिन लोग खड़े हुए, लोगों ने आवाज उठाई और इनको झुकना पड़ा। लेकिन ये बैकडोर से फिर आ रहे हैं, ये नए कानून लेके आ रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं 24 घंटे आपके ऊपर, सर्वेलेंस और कंट्रोल, और आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि आप इनकी मर्जी के बिना कुछ ना कर पाओ। अभी क्या लग रहा है आपको कि ये जो गाड़ियों के अंदर फास्टैग लगे हैं, ये क्या है? ये कंप्लीट कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग है। ये आपको ऐसा लगता है कि पहले तो जेब में जाया करते, तू क्या करते तो आंदोलन करने जी करा करता, ये तो बेरन लगता, कट लिए पैसे। अब फील नहीं होता, जो कर सुन कर मार लो कितना ऐसा फील हो, ऐसा काम हो रहा है, सुन कर रखिए आप। अब क्या है, फास्टैग लगे थे। नितिन गडकरी की 3-4 साल पहले की एक डायलॉग याद करो। नितिन गडकरी ने बोला था कि आने वाले टाइम में गाड़ियां जीपीएस एनेबल्ड हो जाएंगी, गाड़ियों में ही जीपीएस आएगा, वो आ चुकी है। अब आने वाले टाइम में आपसे टोल फास्टैग के थ्रू नहीं लिया जाएगा, जीपीएस के थ्रू लिया जाएगा। वो ये कहेंगे हाईवे पे चलोगे तो पैसे कट जाएंगे, जितने किलोमीटर चलोगे। उसकी टेस्टिंग उन्होंने केएमपी पे करके देख ली कि जब आप एंटर करते हो तो आपको एक पर्ची देते हैं, जब आप उतरते हो तो वो देखते हैं इतने किलोमीटर चला, इसके इतने रुपये बने, इस जगह बहुत रहे, इतने इस जगह बहुत रहे, समझ रहे, पर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये काम अब आपके साथ होने वाला है। आखिरी टारगेट ये होगा कि डीजल की गाड़ी का 1 किलोमीटर चालन का इतना, पेट्रोल वाली का इतना, बिजली वाली का कोई पैसा नहीं। तो आपसे जबरदस्ती बिजली वाली खरीदी जाएगी, खरीदवाएंगे, ठीक है। डीजल वाली गाड़ी दूध खैर कीमतें पूरी को नहीं हुई, और आदमी चुपचाप है, सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं रहे कि ये गाड़ियां जिसकी गाड़ी गांव में, जिसकी गाड़ी 10 साल में 10 से 20 हजार चली हो, वह गाड़ी खराब कहां से हो जाएगी। लेकिन खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं, न्यूनी की रीट कर दे उठा करके, इकट्ठे होकर ना कल इतनी करोड़ों गाड़ियां बर्बाद करेंगे ये लोग, और उनको नई गाड़ियां लेनी पड़ेगी क्योंकि आज गाड़ी जरूरत है, आज स्टेटस सिंबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के रोडवेज का, रेलवे का इनका सत्यानाश कर रखा है कि मजबूरी में अपने को लेनी ही पड़ेगी। और गांव इतना न्यारा न्यारा है कि 2 किले वाला भी ट्रैक्टर ले रहा, आधे किले वाला भी ले रहा, किस 2 किले वाले पे भी नहीं पाट रही, किस आधे किले वाले पे भी नहीं पट रही। इन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान किया, और अब जो है आने वाले वक्त में आपके घरों से बाहर निकलने पे कैसे रोक लगेगी। या तो क्लाइमेट लॉकडाउन, पर्यावरण के नाम पे गाड़ियों का धुआं जो है वो पर्यावरण को खराब कर रहा है। आने वाले वक्त में मैं आपको बता देता हूं कि जो मुख्य जो खबरें होंगी कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एलियन अटैक हो सकता है, किसी देश के साथ युद्ध हो सकता है। असली टारगेट एक ही है, आपको डराना, आपको घरों में कैद रखना, बोलने की हिम्मत नहीं देना, और आपके घरों से आपका पैसा, आपकी जायदाद और आपकी धातुएं लेकर के खींचना। धातु में सोना, चांदी, लोहा, जो भी धातु है जिंदगी जीने के लिए जो कबीले यूज करा करते, वो सारी धातुएं आपसे ले ली जाएंगी। आपका पैसा जो है वो कहीं ऐसी जगह लगवा दिया जाएगा जहां से डूबे। आज 10 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं आम आदमी के। ये जो यूक्रेन वाला युद्ध है, युद्ध याद कुछ को नहीं है, यो एक खेल है सारा, ये डराने का खेल है। इससे पहले वाले युद्ध भी ऐसे ही लड़े गए थे, उससे पहले वाले भी ऐसे ही लड़े गए थे, और आगे भी ये लड़ते जाएंगे जब तक अपने गांव का आदमी इतना समझदार नहीं हो जाता कि इनके बोले हुए डायलॉग को नहीं समझ लेता, इनके अखबारों में दिए हुए बयान का मतलब ना समझे, और ये ना देखे कि आपके पास आपको बेचा क्या जा रहा है। आपको इतना भी नहीं पता कि आपका गेहूं 20 रुपए किलो खरीदते हैं, ये 13 रुपए किलो, 13 रुपए किलो है ना 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आपसे गेहूं खरीदा जाता है। ब्रेड का, ब्राउन ब्रेड का आधी किलो का पैकेट 65 रुपए का है, यानी 1 किलो का ब्राउन ब्रेड जो है वो आपको मिला 130 रुपए का। 20 रुपए का गेहूं खरीद के उसको सड़ा के आपको 130 रुपए बेचने लग रहे। आप ही को, आप ही से सारा सामान लिया जा रहा है। जमीन एक ऐसी चीज है जो उत्पादन करती है, जो पैदा करती है। फैक्ट्रियां पैदा नहीं करती,
फैक्ट्रियां एक चीज से दूसरी चीज में बदलती हैं, लेकिन किसान है जो पैदा करता है, जो एक दाने से 100 दाने पैदा करता है। किसान ही तो है। एक गेहूं का दाना, उस पर बाल लगेगी तो उस पर 100 दाने होंगे। एक किसान जो पैदा कर रहा है उसको तो बर्बाद किया जा रहा है, उससे सामान कच्चा माल ले लिया जाता है और उसी को महंगा बेच दिया जाता है। कपास बेची जाती है के रेट और रजाई दी जाती है क्या रेट, ला लो साहब, है चावल क्या रेट है और आपको जो सामान बेचा जा रहा है वो क्या रेट है, और जितनी फसलें हैं आप उसका कच्चा माल क्या रेट आपसे ले रहा है। टमाटर देख लो क्या रेट बिका किसान का, और सॉस के बाले का वो देख लो। कंपनियां कमाती है। ये कंपनियां किन की हैं? ये भी उन्हीं की, अपनी थोड़ी कंपनियां हैं। अगर सिरसा के अंदर रिलायंस का स्टोर खुला है, उसको आके अंबानी थोड़ा चलाता है, उसको चलाने वाला सेल्समैन भी मारे गांव का, उसका मैनेजर भी मारे गांव का, लेकिन प्रॉफिट सारा का सारा रिलायंस को। क्यों भाई, मारे इन बड़का तो क्यों नहीं दे दिया स्टोर? रिलायंस ने भी तो लोन लेके खोला है, मारे बड़का तो क्यों देता वो लोन है? जो सा बालक वहां मैनेजर बनने लायक है, वो उसका मालिक भी तो बनने लायक है, जब सब कुछ वो ही संभाल रहा। लेकिन नहीं, उसको लोन दिया जाएगा बैंक खरीदने के लिए। ये भी काम होने वाला, आपके बैंक भी लूटने वाले हैं। डिजिटल करेंसी आएगी, जब आपके बैंक लूट जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के नाम पे खबरें आएंगी। आज से 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, 1.5 साल पहले, तो मध्य प्रदेश में एक इंस्पेक्टर की वीडियो वायरल हुई थी। उसमें वो बाजार में ऐसा कह रहा है, इन नंबरों से फोन आए तो फोन नहीं उठाना, आपका खाता शून्य हो सकता है। ये क्या था? ये आपको आपके खाते शून्य हो जाएं, उस टाइम पे घर बैठ दो चुपचाप। गलती मारी थी, हमने फोन उठा लिया, क्योंकि गलती आपकी निकलेगी हर जगह। सरकार तो बड़ी ईमानदार है, लोग नहीं मानते। मोदी जी ने तो स्वच्छता अभियान चालू कर दिया था, हमें नहीं सफाई कर दे। उसने ना कोई नया सफाई कर्मचारी भर्ती करा, उसने ना कोई नई चीज दी, उन्हें सिर्फ रुपये खाए उन डोला के नाम पे। मतलब आप ही हो चोर, आप ही हो कसूरवार, आप ही हो देश के सत्यानाश के कारण, ऐसा साबित किया जाएगा। और आप जब कसूरवार कर दिया भाई, ये बालक है, देखो छोटा बालक है, पेपर देने चला गया, 100 सीट थी, 1 लाख बालक थे पेपर देने वाले, 100 तो ऊपर तो नहीं लग सकते। अब चाहे सिफारिश तो लगा लो, चाहे पेपर दे ला लो, लेकिन 99,900 बालक तो नहीं लगेंगे। तो 99,900 बालकों के मां बाप रोज शान न सोंदे हुए जो कहेंगे कि रहने दे, फालतू बकवास ना करा, तेरे पे तो 84 का पेपर भी पास नहीं होया। 100 में से 50। वो बच्चा बेचारा बता नहीं सकता कि मेरी क्या गलती है, थार पे 100 सीट है? और पेपर कैसे बताएगा कि मैं बढ़िया कर्मचारी को सा बनूंगा? पेपर कैसे बताएगा कि मैं क्या बनूं? पेपर क्या मतलब क्या? पेपर का मतलब तो याद करना है। समाज के अंदर याद करने का कौन सा रोल है? कौन सा डॉक्टर है तुम याद करा करे? लेकिन आपको डॉक्टर बनने के लिए रट्टे मारने पड़ेंगे। आप जितने बढ़िया रट्टेबाज होंगे, आपको समाज उतने हो। बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा भाई, गोल्ड मेडल। जितना सवाल पूछोगे मारेगी डाल। हम कॉलेज में थे, प्रोफेसर तो पूछ लिया करते, लेक्चरर भाई तो ये बताने लग रहा है, इसका आसान तरीका मेरा बना है, मैं कह दिया करता और मैं तो करूंगा करते, टीचर मैं उगतू मैं। भाई टीचर तो आप ही हो, पर इससे आसान तरीका पता है मेरे को। गेट आउट ऑफ दी क्लास, तेरे को मेरी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। यो महाराणा का नाम है। जो सवाल पूछेगा वो तो समाज का जो है वो बिगड़ायल बच्चा है, और जो चुपचाप गुलामी स्वीकार कर ले वो अच्छा नागरिक। यो ये काम आपके साथ होने लग रहा, यो आपके बच्चों के साथ होने लग रहा, और आपको बकायदा सिखाया गया, आपकी परवरिश के अंदर ये चीज डाली गई कि चुपचाप मानना, ना मास्टर के आगे बोलना, ना माँ बाप के आगे बोलना। माँ बाप अपनी गलती स्वीकार करेगा नहीं, वो ये बताएगा नहीं कि भाई मैं फेल हो गया तेरे को अच्छा समाज देने में। नु कह देगा भाई टेलीविजन ने बिगाड़ दिया बालक। अरे टेलीविजन किने ला के दिया था? इससे मोबाइल ने बिगाड़ दिया। मोबाइल किने ला के दिया था? पड़ोसिया ने बिगाड़ दिया, गांव ने बिगाड़ दिया, गांव में नशेड़ी थे। अरे यो गांव किसने ला के दिया था? वो छोड़े था, वो क्या अपनी माँ के पेट से लाया था? उसने जो कुछ सीखा है यहीं से सीखा है। तो गलती बड़ी पीढ़ी की हुई, छोटी की हुई? बड़ी पीढ़ी गिनती जब तक नहीं मानेगी तब तक सुधार कैसे करेगी?
बड़ी पिड्डी को समझना पड़ेगा, गलतियां हो रही हैं बहुत बारी, बड़का तक खेती में भी गलतियां हो रही, उनकी हेल्थ के साथ भी गलतियां हो रही, और उनके शिक्षा में भी गड़बड़ हो रही, रोजगार में भी हो रही, और समाज के अंदर नशे का कारण भी बड़ी पीढ़ी है, और समाज के अंदर जितनी गलत चीजें हो रही सबका कारण बड़ी पीढ़ी है, बड़ी पीढ़ी। इसलिए जब मेरा बच्चा कभी कोई गलत काम करता है तो मैं हमेशा ये कहता हूं भाई मेरी गलती है, मैंने दिया इसको ये समाज। अगर वो किसी को गाड़ी देता है तो उस गाड़ी का एक एक शब्द हमने उससे अनार में सिखा रखा, वो शब्द उसने वहीं से लिया है, वो बना के नहीं लेकर आया था। इसलिए अगर सच्ची में तो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता, पहले तो मान लो कि गलती हो रही, फिर उसके बाद बैठ के चर्चा कर लो और फिर इसने ठीक कर लो। और आपके गांव को ठीक करने दुनिया का कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा। अगर कोई बाहर का आदमी आएगा वो ठगने तो आ सकता है आपको, मेरे वर्गा आदमी आवेगा ना, और जब मैं आके ये कहूंगा कि मेरे को दो जिम्मेदारी, मैं संभालता हूं आपके गांव को, तो न्यू समझ लो वो ठगी है, वो भी ठग है उनके जैसा ही। एक ही तरीका है कि मेरे जैसे आदमी का इस्तेमाल करो सिर्फ उसका तजुर्बा लेने के लिए, और अपने बालका ने सिखाओ, उसने समझाओ, और खुद से लगो अपने गांव को सुधारने, अपने गांव के पास ताकत रखो। अफीम के कानून आ रहा है, अफीम बंदा अफीम नहीं, कोई भी नशा 10 ग्राम तक आप अपनी जेब में रख सकते हो, माफ होगा। हाँ 10 ग्राम तक नशा आपका बच्चा अपनी जेब में रख सकता है, खाए। पूरा मैं कहने लग रहा हूं, पूरा इंतजाम कर रखा है इनने, छोटे से लेके बड़े तक का। और नहीं संभले तो रगड़ेंगे बूंदी तरिया, ना खान के रहोगे, ना बोन के रहोगे, ना चालन के रहोगे। शरीरा में दर्द जिन्हें जिन्हें 2-2 बूटी ले रखी है उनके शरीरा में भी दर्द शुरू हो लिए हैं, और 2 साल बाद साफ दिखेंगे कि लिया उड़ है। उन्हें जिनने पूछेंगे ना उन्हें छतरिया जाना सिलेंडर रखा है, करा करेंगे, क्योंकि आधा का दिमाग बड़े हो लिए, कुछ बोले बेरा ही नहीं है, किसका क्या होगा, जिनने बना रखी उन्हें को नहीं बेरा क्या होगा। ट्रायल पे चल रहे हैं आप, ट्रायल का तो मतलब ये देखांगे किसका क्या हुआ है। तो ये ट्रायल चल रहा है हमारे साथ, और कितनी हद की बात है कि आप चुप हैं, अपनी औलाद ने अपने हाथ से सौंपन लाग रहे दरिंदा के हाथ में। तो देखो अपने को शिक्षा पे भी काम करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे कि बड़ा होकर के वो समाज के काम आए, ना कि वो रुपये के पीछे भाग जाए, नौकरी के पीछे भाग जाए, बड़ी गाड़ी और कोठियों के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। उसकी रसोई में ऐसा क्या सुधारें कि जब खाएं, किस किस का ओरिजिनल रह रहा है। हरियाणा और पंजाब में बोलने की हिम्मत इसलिए रह रही है क्योंकि ये 2 इलाके हैं जहां का डीएनए थोड़ा ही बाल ओरिजिनल बच रहा है, रियल है ये, सच्चाई है। बाकी जगह पे घरों में घुस के, झारखंड के अंदर 2 पुलिस वाले घर में घुसते हैं साथ में, बेचारा बेडरूम में घुस के मारने लग रहे हैं, लगाने लग रहे हैं। और यही देख के दुख आया था कि भाई अगर जो उनके लिए नहीं बोले, आज आसाम वालों के लिए नहीं बोले, झारखंड वालों के लिए, JNK वालों के लिए अगर आज नहीं बोले, अगर आज पड़ोसी के लिए नहीं बोले, तो कल ने नंबर मारा या होगा, कोई नहीं रोक सकता। और इस समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वो शरीफ लोग हैं जो चुप हो गए, क्योंकि जो गंदे लोग हैं उन्होंने तो अपनी गंद फैलाना था। अच्छे आदमी ने अपनी अच्छाई फैलानी क्यों बंद करी? अच्छा आदमी चुप क्यों हुआ? जब उसको पता था कि गलत हो रहा है तो बोला क्यों नहीं? वो पंचायतों से उठ के घर क्यों चला गया बेइज्जती से डरता हुआ? उसने गलती कर रखी है, ये उनके घरवालियों ने गलती कर रखी कि जब पड़ोस में किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है और मेरे जैसा आदमी चले तो फटदे सी बाजू पकड़े गए, तने खेत निकाले रखा, तू चल भीतर। सही बात है, बिल्कुल। ये चीज अपने को बदलनी पड़ेगी कि ना भाई, अगर क्या हो गया 2-4 बलि चढ़ जाएंगी इस चक्कर में, मुकदमे हो जाएंगे, रोड़े फंस जाएंगे, हमने बीच में घुसट लेंगे, घसीट लो भाई। लेकिन कम से कम लोगों में ये तो बात चलेगी कि भाई बोलने तो लगेंगे लोग कि बोलना चाहिए। इसलिए शरीफ आदमी को निकलना पड़ेगा घर से बाहर। बेइज्जती इज्जत है, अगर डर गए तो जैसे अब तक उस इज्जत बेइज्जती के चक्कर में नाश होया ना, आगे भी होगा। हम अपने टीचर को गाड़ी या उसको धमका इसलिए नहीं सकते, उसने मेरे बच्चे के साथ गलत किया था टीचर ने, अगर मान लो मैं बता रहा हूं, तो मेरी घरवाली या मैं उस टीचर को जाके सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता। क्यों? एक तो बचपन से बोला गुरु जो है भगवान का रूप बना दिया,
अरे भाई इंसान है वो, गलती हो सके उस पर, उसको बताना पड़ेगा तूने गलती कर रखी। नंबर 2, इस बात का खतरा अब बोला कदे प्रैक्टिकल में नंबर ना लाओ है, कदे मेरे बालक के साथ बहस निकालने लग जाए। ये छोटी छोटी चीजें, लालच है। लालच, द्वेष, ईर्ष्या, डर, भय, ये सब चीजें इतनी घर कर गई कि हमने गलत को गलत और सही को सही बोलना बंद कर दिया। और फिर ये हुआ कि शराब बेचने वाले तो स्कूल खोल कर बैठ गए, और जो बलात्कारी थे और जो गुंडे थे वह विधानसभा में और पंचायत में बैठने लग गए, नेता बन गए। और फिर वह हमारे बच्चों के लिए भविष्य का डिसीजन ले लेंगे। अगर ऐसे आदमियों के भरोसे छोड़ोगे तो फिर होगा यो ये होगा भाई, कौन बचाएगा फिर? एक तो इसीलिए हमने जनता सरकार मोर्चा का गठन किया। कई लोग कहते हमने तो संगठन बना लिया, बिना संगठन बनाए संगठित करने का कॉन्सेप्ट है जनता सरकार मोर्चा का। बिना संगठन बनाए आपने हमारे साथ नहीं जुड़ना है, हम केवल आपको सिखाएंगे आपने किस गेल जुड़ना है, किस टाइप के आदमी के जुड़ना है, ये हम बताएंगे। अगर वैसा आदमी समाज में है तो उसके लिए जुड़ जो, वैसा आदमी नहीं है तो अपना पैदा कर लो, अपना बना लो। अच्छे आदमियों की कमी थोड़ी है अपने समाज में। गांव में अगर टोन जाओगे तो निकम्मे आदमी 4-5 मिलेंगे पूरे गांव में, लेकिन अच्छे आदमी चुप हैं, बस दिखते नहीं, या गलती है। तो ये जरूरत है आप लोगों को खुद से निकल के अपनी अपनी गली बांट लो। जितने लोग खड़े हैं सारे एक दूसरे को देख लो, कौन कौन लोग थे। ये नौजवान बच्चों को लेनी पड़ेगी यह जिम्मेदारी। जो हमारे बुजुर्ग थे इन फसलों की लड़ाई लड़ ली, इब नस्लों की लड़ाई का नंबर है। अगर इसी तरीके से, अभी तो क्या हो रहा है, पहले बुजुर्गों को लगेगी, फिर 45 वालों को, फिर 30 वालों को, फिर 18 वालों को, फिर 15 वालों को, फिर 11 वालों को, फिर पैदा होते ही ठोकेंगे, अर्जुन से डालेंगे। उसके बाद जो खेती वाले बीज का होया वही मानस वाले बीज का होगा। जैसे आपको कनेक्शन दे रहे ना ट्यूबवेल का, ट्यूबवेल के कनेक्शन 100 अप्लाई करे, 100 अप्लाई करो तो क्या करेंगे, 2 या न मिलेंगे, ऐसा करे ना। फिर गांव में जब नौजवान पीढ़ी ब्याह करेगी इनको कि बालक पैदा करना है, अगर भाई 100 एप्लीकेशन आ रही तो कर सको। और वो भी कौन कर सके, जो पूरी गुलामी स्वीकार करेंगे, केवल उनका डीएनए आगे जाएगा, आपका नहीं जाएगा। प्लान तो यो है, अब देखना यो है कि आप तमाशा देखते हो और ये होते हुए देखना चाहते हो या इसके साथ लड़ना चाहते हो। यह लड़ाई केवल एक तरीका है, एक तो किसी के साथ अन्याय होता हुआ बर्दाश्त मत करो, गलत को गलत कहना सीखो, चाहे कोई एमएलए हो चाहे कोई डीसी हो। दूसरे नंबर पे ये यकीन रखो कि जनता सरकार होती है, और ये साबित कर दिया किसान आंदोलन ने। सीएम तक अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाया, एक रैली नहीं कर पाया 1 साल के अंदर सीएम। ये सबसे कमाल की बात जनता ने दिखाई कि हम हैं मालिक और तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। एक ये डीसी डासी के आगे जाकर हाथ जोड़ना बंद कर दो, उसको बताओ कि तुम नौकर हो। आज ट्विटर था, डीसी जो गुड़गांव का डीसी है उसने ट्विटर पर लिख रखा कि ये जो वैक्स डैश सीन है ये लेनी कंपलसरी है गुड़गांव में, तो बाकी तो हरियाणा खुल गया सारा, कोई जबरदस्ती कर नहीं रहा है किसी के साथ, लेकिन वहां जबरदस्ती चल रही है। उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया, मैंने नीचे लिखा मगर तू मना उस आदमी, तू लिख के बोला ना उसको। कई लोग मेरे इस पर सवाल उठा देते हैं कि तू अफसरा तभी नहीं बोल रहा है, एमएलए तभी तू तो डाक कर है, तू मोदी ने भी सीधा बोला है। भाई आदमी तो बोल लूंगा तो तू तो डाक बोल लूंगा, पद का सम्मान है, पद का सम्मान है, लेकिन आदमी अगर आदमी गलत आदमी बैठा है तो उसका सम्मान कैसे कर दूंगा मैं न्यायालय का सम्मान कर सकता हूं, लेकिन उस पर अगर कोई भ्रष्ट जज बैठा हुआ है मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा उस आदमी का, मैं बोलूंगा उसको कि वो गलत है। फिर से कोर्ट की अवमानना का वो लग जाए, अपन कोई ठेका नहीं भाई, हम तो लिकड़े कर मरण खातर रहे हैं। हम तो न्यूज चाहा कि आपके बच्चों ने इतनी चीजें सिखा दी जाए कि वो उनका मतलब समझें। उसने लिखा, मैंने अपने ट्विटर के ऊपर उसका जवाब लिख रखा है कि तू लगाया किसने डीसी, मैंने उसका नाम बताओ, जाहिल आदमी कौन था। मेरे जैसे आदमियों को तो तनख्वाह हमारे से लेता है, बकवास करता है उन दवा कंपनियों के दलाल की जैसे। हमारे यार प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी जो है वो दलाली कर रहा है उन कंपनियों की। जब बिना किसी पैसे खर्च किए जब ठीक होने का पूरा प्रोसीजर, जब आयुर्वेद में पूरा वर्णन दे रखा है, जब होम्योपैथी एलोपैथी उसके होम्योपैथी और नेचुरोपैथी से ठीक होने लग रहे हैं,
जब डॉक्टर बीआरसी ने साबित भी करके दे दिया, सुशील भाई ने साबित करके दिया, इन्हें करके दिया, अपने गांव में ठीक करके दिए। एक एक आदमी जिसके गल हो जाया करता अपने मानस, अपने घर के मानस ने भेजा करता उनके पास, एक भी आदमी को कुछ कौन होया। इस बेमारी ने जो नाश करा है, लेकिन इसने एक चीज सबक भी दिया है कि आप बोलने लागे जो भी मान लो, नहीं तो या गुलामी की आदत पड़ जाती घड़ी तगड़ी। ये चाहे यहाँ थे, लेकिन फिर वो कोई ना कोई दूब जैसा निकल आता है, फिर दोबारा चालू हो जाती है क्रांति। तो यह बहुत बड़ी क्रांति देख रही है, इंतजार कर रही है अपना। एक तो गांव के अंदर जो भी गलत हो रहा है, उससे आपके घर का सरपंच अगर उसने कितनी गड़बड़ कर रखी है तो उसने पकड़ो, सारे सरपंच ने कर रखी, सारा ने। कारण क्या है, 4000 रुपए मानदेय मिलता है सरपंच को। 4000 रुपए मानदेय मिलने वाले सरपंच को साल में मिलना 50,000 भी नहीं, 5 साल में 2.5 लाख रुपए मिलना। वो 10-10 लाख रुपए कैसे खर्च कर देता है। 4000 में तो टंकी फुल कौन दिन सी गाड़ी में ले रहे हैं उसकी, कहां से चलता है वो, करते फूक का कोई चलता नहीं। तो यह समझनी पड़ेगी, या तो मरनाड़ी बात हो कि भाई जो करीब मारे वर गया का है, हमने बेरा है ना, लिकड़े तो फिर भी मरांगे, लिकड़े तो भी मरांगे, तो लड़ते हुए मर लिया, कम से कम कितने न कितने फोटो तो लाग जाएगी, कोई प्रतिमा तो ला दोगे, बड़का तो संभाल लोगे। घर में बैठ के मरांगे तो कुछ भी नहीं मिलना है। एक आदमी तो कह देगा ठीक आदमी था मेरा, अरे तो यो इसमें फायदा लगा हमने तो कि मरण में फायदा है रे, गुट गुट के घर में सड़क के मरण तो बढ़िया, सड़क पर मरण में फायदा। इसलिए अपना घर फूक रहे, सब कुछ घर भी फूक रहे, परिवार रिश्तेदारी भी भूल रहे हैं, अपना ये सब कुछ कर्म लाग रहे। लेकिन वो जो अपने अधिकारी हैं, वो जो अपने सरपंच हैं, जब भी गलत करें किसी के साथ, एक तो खड़े हो। अभी अभी का मामला है, और सुशील ने बताया मुझे, तो शाम के अंदर एक किसान की उसका घर नीलाम कर रहे हैं, वो जमीन नीलाम कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे। अब हम जाओगे 28 तारीख ना उड़े कि पहले हम तो न्यू देखा कि किसान की जब ये नीलामी के लिए तो खेल चल रहा था, और चला ही इसलिए था, आपकी जमीनें हड़पने के लिए ही किसान क्रेडिट कार्ड आया था। और ये हमारे समझ में कौन आई, लोन इसलिए देते हैं, लोन इसलिए दिया जाता है। ये बैंकिंग का जो खेल है ना, आप लोग अपने बच्चों को बोलो, यूट्यूब के ऊपर या सॉरी यूट्यूब पर वीडियो भी है, बैंकों का मायाजाल। हाँ जी, सारे जने रवि को हार्ड किया वीडियो जरूर देखो, देखिए, जिसने नहीं देखी ना वो देखो, आपको पता लगेगा ये बैंकों का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया जाता है, पता लगेगा सारा। गहराई से जानने की कोशिश करो, अपने बच्चे हमको दो, नौजवान साथी दो। कल 26 तारीख है, कल चौधरी देवीलाल टाउन पार्क है जो सिरसा में 10 बजे मीटिंग है। एक तो ये नौजवान साथी जितने बैठे, अपने पड़ोसियों को और अपने कॉलेज वाले दोस्तों को बुला लो, सिरसा जिले के जितने भी हैं, कि भाई वहां आओ, इस प्रोग्राम पे बात करें। समझ गए ना। जितने और गांव के रह गए हैं, आप नहीं आ पाए हैं, उनको बोलो कि भाई तुम जाओ उड़े बात करो। जिले में 5, 7, 10, 20 आदमी से होने चाहिए जो जिनको हम मैसेज कर रहे हैं, फलाना आदमी के जुल्म हो रहा है, जाके उड़े पता करता हो कि है। जब हर तक बात नहीं बनेगी तो फिर हम आओगे, ठीक है ना। डीसी तक मिलना है, किसी तक भी मिलना है भाई। अब आप 20-25 हो गए, उनमें मतलब 4 आने टाइम नहीं है, 5 ने नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी चले जाओ जो खुद से जिम्मेदारी ले सके। फिर वहां जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। जमीन तो नीलाम होना कौन देंगे किसे, तो आपने न्यू भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, हम कौन देंगे लोन नहीं। एक बार के लिए एसडीएम ने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, मेरी बात होगी वहां पे अभी जस्ट एसडीएम ने पोस्टपोन कर दिया। एक बार पोस्टपोन किया, कल ही हमने अनाउंस करा था कि हम आवांगे 28 में देखांगे, एसडीएम ने पोस्टपोन भी कर दिया। ठीक है, पोस्टपोन भी होगा, लेकिन दोबारा भी नहीं होगा, वो दोबारा भी आएंगे, दोबारा भी नहीं होने देते किसी की। लेकिन ये तब होगा जब आप लोगों को इस बात की समझ होगी कि ये बैंक आपको कैसे लूट रहे थे। जमीन भी बचाएंगे, जो कर्जदार हैं उनके कर्जे भी कराओगे, और दोबारा कर्जा ना चढ़े इसका भी इंतजाम कराएंगे। बड़काने भी बचाओगे, रोजगार पे भी बात करेंगे, रसोई पे भी करेंगे, खान पान पे भी करेंगे, दिनचर्या पे भी करेंगे, समाज के ऊपर भी कराएंगे। जो हम अगले 100 साल में अपने बच्चों को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं, कैसा समाज देना चाहते हैं, उस सारे पर चर्चा होगी और काम होगा। काम करना पड़ेगा काम ने, हम तो थूक बुलो सका आके गांव में थोड़ी काम कराएंगे हम आपके लिए। क्यों कराएंगे, कोई भी क्यों करेगा बाहर का आदमी। हम आपको वो बताएंगे जो एक्सपर्ट लाके दे देंगे, जो आपके बच्चे का रियल टैलेंट है, उसने किस में रस होगा वो बता देंगे। असली चीज आपके बीच लाके दे देंगे, आपने असली आदमी लाके दे देंगे, उस पर सीखो और अपनी जिंदगी में उसको ढालो।
तो किस तरह का समाज बनाना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लंबी चर्चा है, ये चलती रहेगी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसीलिए मैं सुशील को, इनको साइलर को बोला करूं, और पीछे रणवीर बैठा, मगर भाई यह जिंदगी तो गड़ानी पड़ेगी। जो यह जिंदगी है ना, इसमें मेरे जितने जी, हमारे जितने जी, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जिसका फल देख सके। ये तो बीज बीज बोन लाग रहे हैं, इस बीज का जो फल मिलेगा वो कितने 30-40 साल बाद मिलेगा। उस टाइम पे हमारे बालक के, इनके बालक होंगे, तो मैं बताऊंगा भाई एक दिन आया था, 23 तारीख ने 24 जिसने बैठे थे, जिस शुरू करा था हमने, तो यह जो क्रांति है यह 30-40 साल बाद नजर आएगी। हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस मुकाम तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिन ताकतों के खिलाफ आप बोल रहे हैं उनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टी कैसे चुप है देख लो, चू भी नहीं करता कोई नेता, एक भी चू नहीं करता, मेरा सब न सारे उसके गुलाम, कोई नहीं बोलेगा। ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोला, ना चौटाला में तो कोई सा बोला, ना भजनलाल फैमिली, ना बंसीलाल फैमिली, ना यादव फैमिली, ना सुरजेवाला, ना शैलजा, ना यू तंवर, ना खबर, कोई जुड़ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार से कोई नहीं बोला। आपका एमएलए का कैंडिडेट नहीं बोले, जिला परिषद नहीं बोले, सरपंच नहीं बोले, सब ने मड़ाई दी है, कोई नहीं बोला। जिनके खिलाफ है, लाल बहादुर शास्त्री जी बोल रहे थे, उनका नहीं पता लगा कैसे मरे हैं। राजीव दीक्षित भाई बोल रहे थे, उनका नहीं पता लगा कैसे गए। रामदेव बोला था एक बार 2012 में रोज साइड रोक फैलर के मामले में, उसको सलवार पर आती थी, वो तो अपनी और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कदे किसी का न्यू बैम हो, कांग्रेस वो भी उसे इशारे पे काम कर रही थी, और केजरीवाल भी उसे इशारे पे काम करने लग रहा। चाहे टीएमसी हो, चाहे अपना शिवसेना हो, चाहे कम्युनिस्ट, सारे के सारे एक लाइन में काम करने लग रहे। तो यह समझने की बात है कि जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, पहला नंबर है उसको मैनेज कर लिया जाए, धमकी तय मान जाए। हमारे वर्ग आदमी धमकी तो मानता नहीं, फिर उसको लालच दिया जाए, लालच में भी रुपया हम छोड़े पट्टे, सारा कुछ छोड़ा बैठे जी, पैसे कितने रहेंगे, फिर बोलेंगे जी तुमको पद दे देंगे, उसको मुख्यमंत्री बनाने का लालच दे दिया जाए। टेलीविजन सारा इनका है, कल ने टेलीविजन में आन लाग जब छोरा क्रांतिकारी है, ये है, उन्होंने न्यू कर दिया था, आपने तो सच्ची लगेगी बात, भाई बात तो ठीक है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बनते फिर बेच देगा आपको, जैसे केजरीवाल बनाए, केजरीवाल को कर दिया काम, ऐसे ही बनाए, बिल्कुल डिक्टो प्रोसेस है। हाँ जी, आप लोगों ने अगर हमको नेता बनाया, हम भी यही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। गुलाम पहले से बोल रहे हैं आपको, कदे खाम खाई बना दो, बेच के जाओगे, बेच के फिर गलती ना काट दियो। इसको बचने का एक ही तरीका है कि अपने बालका ने ट्रेनिंग दिला दो, उन्हें अखबार पढ़ना सिखा दो, इनके डायलॉग समझना सिखा दो, इन षड्यंत्रों की गहराई तक डाल, ताकि अगली पीढ़ियों को बताया जाए कि बीमारियां क्या होती हैं, कैसे लाई जाती हैं, क्या प्रोग्रामिंग होती है, क्या खेल होता है मीडिया का, क्या खेल होता है बाकी तंत्रों का, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, कौन कंट्रोल करता है, पैसा कौन कंट्रोल करता है, आपकी मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, समाज को कैसा होना चाहिए और वो कैसे होगा, ये पूरी चीजें अपनी अगली पीढ़ियों को बता के जाने का काम बड़ी पीढ़ी का होता है। बड़ी पीढ़ी से तोड़ा गया, बुजुर्गों से बच्चों को तोड़ा गया, पहले तो होके पे बैठा करते, सारी बात समझ लिया करते, आजकल कहां से तोड़ेंगे। तो इसलिए ये प्लानिंग करके ना अपने को समाज का निर्माण करना पड़ेगा। इन्होंने प्लानिंग करके बर्बाद किया, हम प्लानिंग करके दोबारा बनाएंगे, और इस उम्मीद में कि सारा गांव राम इकट्ठा होगा, आसपास के गांव वाला ने भी इकट्ठे करोगे और लोगों ने भी लाओगे और इकट्ठे होंगे। जनता सरकार मोर्चा की अपनी यूनिट यहां भी बनाओगे, जिले में भी बनाओगे, ब्लॉक वाइज भी बनाओगे। कुछ गलत बात नहीं है तो उसके लिए माफी, मैं इतनी बात करूंगा। सुशील भाई बोलेंगे अभी आपको थोड़ा सा, जो ये बसंत ऋतु में अब बुखार आने वाला है, जो ये तीसरी लहर का नाम ले सकते हैं, उस पे ये प्रकाश डालेंगे कि आपको अपने बच्चों को कैसे बचाना है। कहते काल ना फिर ट्रैप में फंस जाए, और फिर इसके लिए बड़ी जल्दी, ये जो मोर्चा बनने का यही मकसद है कि आपके बीच रिटर्न मटेरियल आ जाए कि बचाना, घर घर तक नॉलेज कैसे जाए। सुशील भाई, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं रैली गुंजाइश की एक तो उनकी बात में मैं बात जोड़ दूं, इन्होंने जिक्र किया था गाड़ियों का। कल मैं जींद गया था और जींद डीसी ऑफिस में असल में मुझे बड़ा अचंभा आया, क्योंकि गाड़ी बाहर भी खड़ी है वकील साहब की, 15 साल पुरानी गाड़ी डीजल की। मेरे मन में एक सवाल आया कि जब टैक्स 15 साल का लिया उन्होंने शुरू में,
गाड़ी जब हमने खरीदी तो रोड टैक्स तो लिया 15 साल का लिया। जब 15 साल का रोड टैक्स लिया तो 10 साल में डिस्ट्रॉय कैसे कर दें? और गाड़ी इतनी साफ है, इतनी मतलब शायद हो नहीं सकती। तो आज के बाद जब भी समाज में जाएंगे, संदेश मेरे मन में क्या आएगा? मान लीजिए मैंने नई गाड़ी ली है, एक तो पहले मुझे ये होता था, जिम्मेवार व्यक्ति का फर्ज ये था कि मैं मेरी गाड़ी को संभाल के चलाऊं, संभाल के रखूं। अब मुझे अगर पता लग गया कि 10 साल बाद गाड़ी की वैल्यू 0 हो जानी है, तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी को तोड़ने में तो लगूंगा। मतलब जो संस्कार हम बच्चों को देते हैं, भाई कोई चीज है ना उसको संभाल के रखो। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को ये कहें में संभाल के रखो, या ये कहें इसको गाड़ी को तोड़ दो, 10 साल बर्बाद हो जानी है। एक बात। दूसरी बात है, मान लीजिए अगर 10 साल बाद गाड़ी बर्बाद ही हो जानी है, तो जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम पे जो चालान काटे जा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। भाई अगर इसका पैमाना ये है गाड़ियों का, तो ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट में अगर सही कोई गाड़ी आती है, ये पैमाना अगर उसका है, तो उस गाड़ी को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? आपको इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यही है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैं कल जींद जब गया तो मैंने जींद डीसी ऑफिस में पता किया कि जींद में टायर फूकने की 5 फैक्ट्री है, 5 फैक्ट्री। और टायर का भी आप, अगर आप सिरसा में पता करोगे कि टायर फूकने की जो फैक्ट्री का, उसके आगे आप जाओगे तो गाड़ी इतने बड़े बड़े ट्रोले आते हैं टायरों के, टायरों को कंप्रेस करके ले आ जाता है वहां पे। वो कल मुझे बड़ी बात तो पता लगा कि ड्राइवर से जब हमारी बात हुई, ड्राइवर ने कहा जी ये जो हम टायर लेके आते हैं, ये टायर हम पोर्ट से लेके आते हैं, बंदरगाह से, और ये टायर जो ये विदेशों से आते हैं। मतलब विदेशों के टायर अगर जलाने हैं तो वो आपके देश में जलाए जाएंगे, आपके जींद में, सिरसा में जलाए जाते हैं। और जब इनको प्रदूषण की समस्या नहीं होती, सबसे बड़ा प्रदूषण का कोई कारण है तो टायर फैक्ट्री है इस समय, क्योंकि टायर, एक टायर का धुआं सारे गांव को परेशान कर देता है। आप सोच के देखिए, ट्रक के ट्रक, बड़े बड़े ट्रक विदेशों से टायर लाके आपके हरियाणा में फूके जा रहे हैं, और बदनाम की जा रही है गाड़ियां की, पुरानी गाड़ी आपको बंद करनी पड़ेगी। असल में सारा का सारा खेल जो है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है कि आपकी कमर किस तरह तोड़नी है। कुछ दिन बाद ये भी कहेंगे कि जिसका मकान 15 साल पुराना है उसको तोड़ना पड़ेगा, ये गिर सकता है, भूखा पा सकता है। उनका मकसद ये है कि सीमेंट फैक्ट्री किस तरह मालामाल हो, लोहा फैक्ट्री किस तरह मालामाल हो, आम आदमी को किस तरह बर्बाद किया जाए। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। दूसरी बात जो देवेंद्र भाई ने बताई आपको, देखिए जब ये सारा प्रकल्प चला और बुखार के बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि आयुर्वेद में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो बड़ी गजब बात निकल के आई। इतनी गजब बात महर्षि चरक ने लिखी, चरक संहिता भाग 1 डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की 5000 साल पुरानी किताब। उसमें ये लिखा कि बुखार तो 248 तरह के होते हैं, 248 तरह के बुखार का जिक्र आज से 5000 साल पहले किताब में किया गया। और जब मैंने एक चीज और देखी कि जब ये पहली लहर लेके आए, तब लेके आए फागुन में, मतलब बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में ये लहर चली 2 महीने, मतलब बसंत ऋतु के 2 महीने थे, 2 महीने लहर चली। दोबारा जब लहर लेके आए तब भी बसंत ऋतु में आई, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल मई तक 2 महीने फिर चली। तब मैंने उसमें जाके देखा कि ये ऐसा कौन सी ऋतु है, तो उसमें जिक्र आया कि वसंत ऋतु है, और वसंत ऋतु में कफ के बुखार का जिक्र आया। ऋषि ने लिखा कि कफ का बुखार आता है इस मौसम में, और हजारों साल से आता है। और कफ के बुखार के उसने 32 लक्षण बताए, गर्द 32 लक्षण, कि आपका गला रुक सकता है, छींक आ सकती है, कफ बढ़ सकता है, तेज बुखार होगा, दिन के पहले पैर में बुखार होगा, गंध जा सकती है, मूत्र का रंग सफेद हो सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। 32 के 32 लक्षण महर्षि चरक ने बता के गए, वही महर्षि वाग्भट ने बताया। तो इसमें नया कुछ था ही नहीं, नई थी तो एक चीज थी, वो था ऑर्डर। क्योंकि जितनी हमने उस समय हमने जो सारी रिसर्च की, कि मान लीजिए किसी को पड़ोसी को पोस्ट निकाल दिया तो मैं अपना लड़का उसके घर पे छोड़ के आ गया। मैं 20-30 पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर मुझे लगा लड़का नई उम्र का है, तो मैं फिर इसके बाद इसको डिक्लेयर किया, मैं मेरी माँ के पास लेके आया, मेरी माँ को सांस का रोग था। जब 150 वहां भी लेके आया, जब किसी को कोई समस्या ही नहीं हुई, बल्कि जो व्यक्ति आया वो ठीक भी हो गया, बिना दवाई के ठीक हो गया, तो मुझे साफ साफ इसमें जो बड़ा षड्यंत्र दिखा कि ये सारा का सारा मामला, ये सारा इस बुखार का क्या मेकअप किया गया, बड़े लेवल पर डराया गया। हम हिसार में बैठे थे, हिसार में जो हमने बड़ी चीज देखी, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं एम्स में गया था, और एम्स में 4-5 लोग थे हम, जिसके माँ बाप के पास हम बैठे थे, मतलब 5 पेशेंट ऐसे थे जिसके साथ उसके बच्चे थे। 500 पेशेंट में से सिर्फ हमारे माँ बाप, हमारा पिता बच गया, 496 पेशेंट वहीं पे वहीं डेड हो गए। लोग हॉस्पिटल में अपने माँ बाप को छोड़ के भागे, और डेथ है बट क्या होगा। तो ये पूरा विषय है। अगर आप मान लीजिए कल हिसार भी आते हो तो हिसार 10% ना आ पाए, तो जल्दी आपके गांव में ये भी आएंगे कि बुखारों की चिकित्सा को कैसे करनी है, किस तरह बुखारों के नाम पे आपको कैंसर बताई जा रही है, बुखार के नाम पे किस तरह गांठें हो रही हैं। एक बुखार का जो विज्ञान था वो हमसे छूट गया है, उस बुखार पे दोबारा हम बैठ कर चर्चा करनी पड़ेगी, लंबा 2-3 घंटा समय चाहिए होगा। तो आप दोबारा जब भी हम इकट्ठा होंगे तो उस बुखार की चिकित्सा को घर पे कैसे करनी है, लक्षण कैसे पहचानने हैं कि कौन सा बुखार है, कफ का है,
वात का है या पित्त का है, उसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए घर पे, ताकि कल को आपको मेरी जरूरत भी ना पड़े, आप बाजार से जाके क्या दवाई ले सकते हो, क्योंकि बुखार की चिकित्सा किसी के पास नहीं बची है, सब वैद्यों ने छोड़ दी है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल है। क्रिटिकल इतना ही है, कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आप लोग अपने गाँव की किस तरह चिकित्सा करोगे, वो सारी हमने दवाई भी उसमें जल्दी आपके पास